तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारा फ्लो इस तरह रहेगा कि इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि इसका फैक्टर्स क्या था, ठीक है, इसके नेचर्स क्या थे, इसके एजेंडा क्या थे, फिर उसके बाद कौन कौन सा समाज स्थापित किया गया समाज में सुधार करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे कि हम वर्ड से ही देख रहे हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मतलब धर्म में और समाज में सुधार करने की एक मुहिम चलाई जाएगी, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स क्या क्या थे, क्या ऐसा कारण हुआ कि अभी तक जो सोसाइटी में जो चल रही थी, धर्म में जो चल रही थी, रिलीजन में जो चल रही थी, ठीक है, कि उसमें सुधार करने की लोगों को ये चिंता उठी कि इसमें अब हमें सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। तो उसका जो सबसे पहला अगर फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स में, ठीक है, पहला जो सबसे कारण होगा इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। क्या? इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। दूसरा सोशल कंडीशन, ठीक है, राइट फॉर रिफॉर्म। तीसरा a rise and new awakening, ठीक है। अब देखिए इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल में क्या था, रीयूनिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। रीयूनियन एंड कंसोलिडिफिकेशन इसका मतलब क्या, देखिए जब अंग्रेज आए उससे पहले जो भारत की जो राज्य थी, ठीक है, वो छोटी 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 राज्य में विभाजित थी, ठीक है। किसी का ये राज्य हो गया, किसी का ये हो गया, किसी का हो गया, किसी का ये हो गया, ठीक है। इनके लिए अलग रूल था, इनके लिए अलग रूल था, इनका अपना अलग रूल था, इनका अपना अलग रूल था, ठीक है। लेकिन अंग्रेज आने के बाद में ये सब एक दूसरे से जुड़ गए, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन हो गया, पूरे पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये सब एकजुट हो गए, यूनिफिकेशन हो गए और कंसोलिडेशन हो गए, ठीक है। अब अंग्रेज क्या करने लगे, इनके जो भी पॉलिसी बनाते थे, यहां से जो भी पॉलिसी बनाते थे एक दूसरे को इफेक्ट करता था, ठीक है। तो जब 18वीं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद या उससे पहले 18वीं सदी के जो भी इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के महानायक हैं, ठीक है, वो सोचे कि अगर भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना है तो पहले हमें अपने अंदर एकजुटता पैदा करनी होगी, ठीक है। इस वक्त भारत तो था, लेकिन फीलिंग ऑफ वननेस, जो कि मैं भारतीय हूं, ठीक है, ये फीलिंग उनमें नहीं था, ठीक है। मतलब अपने देश के प्रति एक एकजुटता की क्या कहते हैं वो फीलिंग नहीं थी, ठीक है, सद्भावना नहीं थी कि हम एक भारतीय हैं।
लेकिन अंग्रेज आने के बाद क्योंकि वो जो भी पॉलिसीज बनाते थे हमेशा एक पॉलिसी बनाते थे एक जगह के लिए, तो वो दूसरे को इफेक्ट करता था, चेन रिएक्शन हो जाता। मान के चलिए कि अगर यहाँ पर कोई पॉलिसीज बना है, ठीक है, अगर ये सेंट्रलाइजिंग है तो ये यहाँ भी लागू होता था, यहाँ भी लागू होता था, यहाँ भी लागू होता था, यहाँ भी सब जगह, ठीक है। तो इनको इफेक्ट करने लगे। तो जब अगर कोई पॉलिसी किसी को इफेक्ट करने लगता है तो अगर उसके लिए वो अच्छा है तो उसको स्वीकारता है, या नहीं तो उसको हटाने की कोशिश करता है। तो ये इनका ब्रिटिश रूल आने के बाद में भारतीयों में एकता की भावना जगी, ठीक है। तो ये इनका एक पहला कारण था, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। दूसरा जो कंडीशन था सोशल कंडीशन, राइट फॉर रिफॉर्म। अब देखिए सोशल कंडीशन क्या था कि अंग्रेज आने से पहले या उसके बाद भी, ठीक है, लगभग अभी भी अगर देखा जाए तो ये चल रहा है कि जो भारतीय थे वो अलग अलग जात पात, ठीक है, इस सब में भाई, कोई राजपूत, कोई लोहार, कोई दलित, कोई ब्राह्मण, इस तरह से ये विभाजित थे, ठीक है। कभी कोई एकता नहीं थी एकता नहीं थी, ठीक है। तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के, वो सोचे कि अगर भारत को अगर विश्व गुरु बनना है या अंग्रेजों से मुक्ति पानी है, इनके गुलामी से आजाद होना है, तो सबसे पहले ये सोशल कंडीशन जो भी होंगे, ठीक है, इनको हमको सुधारना होगा और हमें एकजुटता लानी होगी, ठीक है। तो सोशल कंडीशन राइट फॉर रिफॉर्म क्या था? डिवाइड एंड रूल, डिवीजन इन कास्ट, among society, untouchability, ठीक है, कास्ट सिस्टम एक्सेट्रा, ये हो गए। अब एराइज एंड अवेकनिंग में देखिए जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, ठीक है, तो आप देखिएगा कि जो भी लीडर हुए, चाहे राजा राम मोहन राय साहब हो गए, आर्य समाज के फाउंडर हो गए, फिर उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर हो गए, फिर सर सैयद अहमद खान हो गए, ठीक है, दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है, ये लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स आदमी थे, ठीक है, ये बहुत पढ़े लिखे थे। और उसके बाद ये समाज में जो क्या बुराइयां थी, क्या कूटनीति थी, क्या चल रही थी, इनको ये भली भांति बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे थे, ठीक है। तो इसमें से कुछ लोग गए विदेश पढ़ने, ठीक है। जब विदेश पढ़ने गए, वहां देखे कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, ठीक है, वहाँ के वातावरण कैसे हैं, यहाँ के लोगों में फ्रीडम क्या है, यहाँ के लोगों की स्टेटस क्या है, ठीक है। फिर स्वामी विवेकानंद के वेदस पढ़े, ठीक है, उसमें किताबों में क्या लिखा गया है और लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद में जब ये सब उनको जब पता चला तो ये सोचे कि जब यहाँ पर ये विदेश में अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। तो फिर वो भारत है और वेस्टर्न आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए, ठीक है। जो जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने वेदास, बाइबल और इन सब किताबों को पढ़ने के बाद में अपना राय दिया कि ह्यूमनिज्म इज द ओनली मीन्स, ठीक है। तो एराइज एंड अवेकनिंग में थॉट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। अब अगला जो था वो था डिग्रेडिंग पोजीशन ऑफ वुमेन, फैक्टर्स जो था डिग्रेडिंग पोजीशन ऑफ वुमेन। अब डिग्रेडिंग पोजीशन ऑफ वुमेन में कौन सा था होगा? सती सिस्टम, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका जो था चौथा कारण था, फैक्टर था।
अब देखिए डिग्रेडिंग पोजीशन ऑफ वुमेन, औरतों को उस वक्त या अभी भी अगर देखा जाए, ठीक है, तो मर्दों के तुलना में बहुत ही कम राइट्स दिए जाते थे। उनको कहा जाता था कि आप हमेशा घर में रहें, पर्दा में रहें, ठीक है। औरतों को मतलब मर्दों को ये अनुमति थी कि वो 2 से 4 शादी कर सकते थे, जितना चाहे उतना कर सकते थे, लेकिन औरतों को ये आज़ादी नहीं दी जाती थी, ठीक है। और यहाँ तक ये होता कि सती सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था। सती सिस्टम मतलब अगर किसी औरत की, किसी विवाहित महिला की अगर उसके हस्बैंड का देहांत हो गया हो, तो उस औरत को अपने हस्बैंड के मृतक हस्बैंड के साथ चिता पर जल को मर जाने की एक प्रथा थी, जिसको सती सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो ये सती सिस्टम वहां से आया। इसको ये सब पूरे कंडीशन को देखने के बाद जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे वो बोले थे कि औरतों की स्थिति को सुधारने पर ही भारत को पूरी तरह से स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है, ठीक है। तो ये इसके एक कारण हो गए, डिग्रेडिंग पोजीशन ऑफ वुमेन, सती सिस्टम, पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। अभी लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी में फैक्टर्स में, ओपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। ओपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। अब देखिए, ओपोजिशन को अगर मान के चलिए कोई आपका विरोधी है, ठीक है, तो उसको किस तरह से हराया जा सकता है? 2 कारण है, ठीक है। या तो खुद को इतना मजबूत कर लो कि वो तुम्हें देख को डर जाए, ठीक है। या तो उसके बारे में इतना बदनामी फैला दो कि वो आपको उसकी बात कोई ना सुने, ठीक है। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हम लोग ये दोनों देखेंगे, ठीक है। जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे वो ये दोनों तरीका अपनाया। पहला इन्होंने क्या किया कि इनको लोगों में ये फैला दिए गए कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो आ रहे हैं, ठीक है, वो सबको क्रिश्चियन ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देंगे, और इस तरह से इनका जो अपना जो धर्म है वो विलुप्त हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो एक वर्ग आते हैं इसमें रिवाइवलिस्ट, जैसे कि आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी को रिवाइवलिस्ट में नहीं रखा जाता है, इनको पान इंडिया रिफॉर्मिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा, इन्होंने स्लोगन दिया, गो बैक टू द वेदास। गो बैक टू द वेदास कहने का मतलब इनका ये नहीं था कि वैदिक काल में चला जाए, ठीक है। इनका ये कहना था कि आपका जो अपना स्क्रिप्चर है, आपका जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, आपका जो धार्मिक किताब है, उसको जाकर को आप पढ़िए, सही से समझिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि अंग्रेज जो आपको सिखा रहे हैं वो क्या आपके धर्म से ज्यादा, आपके धर्म में सिखाया गया है क्या, उससे ज्यादा अच्छा है या उससे कम है, ठीक है। तो इन्होंने अपने वैदिक रिचुअल्स को अगर देखा जाए, वेदास को देखा जाए, ठीक है, इनका जो एंशिएंट जो रिलीजियस टेक्स्ट था, इनको ज्यादा ग्लोरीफाई करने लगे। और दयानंद सरस्वती जी इतना तक कहते हैं कि वेदास contain the solution of all the problems of all ages, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका ओपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर हो गया। तो क्या था, फियर ऑफ डिफीट, फ्रॉम क्रिश्चियन मिशनरीज। दूसरा जो था फाइंडिंग द ग्लोरी ऑफ वंस ओन रिलीजन, ठीक है। इन दोनों का एक ही कारण था, ठीक है, to save one's
ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, एक और फैक्टर आ जाता है इसमें, मॉडर्न आइडियाज। एंड वेस्टर्न वैल्यूज। मॉडर्न आइडियाज एंड वेस्टर्न वैल्यूज में हम आपको बता दिए थे कि वो बाहर गए, पढ़ने गए, ठीक है, वहां से नए नए प्रयोग करके आए, सीख को आए, और वो इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो लिबर्टी, इक्वेलिटी एक्सेट्रा, इन सब की बातें की गई। ठीक है, अब ये लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एजेंडा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का उनका एजेंडा क्या था? ठीक है, तो इनका एजेंडा क्या था? ठीक है, तो इनका एजेंडा बेसिकली 2 से 3 था। ठीक है, पहला क्या था? बेटरमेंट या इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, स्टेटस ऑफ वुमेन। जो दूसरा था, ठीक है, रिमूविंग डिसएबिलिटी राइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए, वोमेन के स्टेटस को, महिलाओं के स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, अगर जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते हैं, तो इसमें बेसिकली अगर पूरी बातें घुमा फिरा को देखा जाए तो सिर्फ 2 ही मुद्दे पर काम होती है। एक तो औरतों की स्थिति को सुधारना, दूसरा जो समाज में जो भेदभाव थी उसको हटाना, जैसे कि अनटचेबिलिटी, दलित समुदाय को छूना उसको वर्जित माना जाता था। ठीक है, राजपूतों द्वारा, भूमियार और ब्राह्मणों द्वारा। ठीक है, तो इसको हटाने की सोशल रिफॉर्मर जितने भी थे वो उन्होंने काम किया। ठीक है, अब बेटरमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए क्या किया गया? जैसे कि विडो रीमैरेज एक्ट आया। ठीक है, विडो रीमैरेज एक्ट। ठीक है, फिर बैनिंग ऑफ सती, बैनिंग ऑफ सती, फिर वुमेन एजुकेशन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो सोशल रिफॉर्मर जितने भी थे उनका यह मानना था कि जब तक औरतों को मर्दों की उतनी अहमियत नहीं दी जाएगी तब तक कोई भी सोसाइटी या कोई भी समाज उतनी पूरी तरह से डेवलप नहीं कर सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, जब तक औरतों को मर्दों की तुलना में उनकी पूरी बराबरी और पूरी संरक्षण दिया जाए। ठीक है, दूसरा जो था अनटचेबिलिटी। उस वक्त भेदभाव, चमार, दुसाद, राजपूत, ब्राह्मण, अहीर, ये सब की बातें की जाती थी। ठीक है, अगर किसी को, अगर कोई चमार या छोटे कास्ट या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के कोई अगर व्यक्ति थे, अगर किसी को अगर वो पानी भी लेकर को देते थे तो वो नहीं पी पाते थे। अगर किसी लोटा में कोई पानी का जो गमला हो, अगर कोई छोटे वर्ग का अगर कोई व्यक्ति उससे छू दे तो ब्राह्मण उसको पीते तक नहीं थे, राजपूत उसको छूते तक नहीं थे। तो ये इनका जो मेन मुद्दा था, इनको हटाना, और अलग अलग रिफॉर्मर जो भी थे अपने अपने तरीके से इसको हटाने की कोशिश किए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको लिखिए, जगह कम है थोड़ा सा। हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके फैक्टर्स क्या थे, उनके एजेंडा क्या थे, अब इनके नेचर कैसे रहे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के। ठीक है,
तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के नेचर, ठीक है। तो अगर नेचर में देखेंगे हम लोग तो कुछ यूं है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में थे, ठीक है, बाय डिफरेंट लीडर्स, अलग अलग ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की नेचर्स, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो नेचर था ये पूरे भारत में चला, ठीक है, बाय डिफरेंट लीडर्स, अलग अलग जो इनके नेतृत्व करता थे, जैसे कि ब्राह्मण समाज के हो गए राजा राम मोहन रॉय साहब हो गए, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती साहब हो गए, अलीगढ़ मूवमेंट के सर सैयद अहमद खान साहब हो गए, फिर उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी के मैडम अजीब वॉलवर्ड्स के हो गए, ठीक है। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में थे, ठीक है। इनके अलग अलग लीडर थे, अलग अलग नेतृत्व करता थे, लेकिन इनके जो जो आइडियाज थे, ठीक है, इनके जो एजेंडा थे वो लगभग सिमिलर थे सबके, ठीक है। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया कि इनका दो एजेंडा था, एक तो जो सोसाइटी में जो समाज में जो कमियां हैं या खराबियां हैं उसे दूर किया जाए, दूसरा जो वोमेन के, औरतों के या महिलाओं के प्रति जो उनका जो कंडीशन है उनके कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, उनके स्टेटस को सुधारा जाए, ठीक है। तो ये था इनके सिमिलर आइडियाज लगभग थे, जैसे कि वोमेन एजुकेशन के बारे में बात करते थे, फिर पोलीगेमी की बात करते थे। पोलीगेमी मतलब एक व्यक्ति किसी एक से दो या दो से ज्यादा महिला से विवाह करता है, उसको पोलीगेमी कहते थे, ठीक है। फिर ये आइडोलेट्री, आइडल वर्शिप को ये नहीं मानते थे, ठीक है। फिर उसके बाद वुमेन की स्टेटस को सुधारना था इनका, ये बात करते थे, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, वुमेन्स को जैसे कि राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अगर मान के चलिए कि अगर किसी लड़का को अगर अपने पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जा रहा है तो लड़कियों को भी देने की ये बात करते थे, ठीक है। और इनका मानना था कि अगर लड़की को एजुकेट करेंगे, ठीक है, तभी जाकर को हमारा सोसाइटी और समाज आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब ये इनका सब में एक चीज कॉमन थी कि अगला जो इनका नेचर था वो लीडरशिप की जब बात आती है तो जितने भी हम लोग देखेंगे कि सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट थे वो मिडिल क्लास से उड़े हुए थे और वो इंटेलेक्चुअल थे, ठीक है, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है। ये इनका नेतृत्व कर रहे थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, दयानंद सरस्वती साहब हो गए, सर सैयद अहमद खान, सब ये सब हुए एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, ठीक है। तीसरा जो था वो इनका मानना था विदाउट रिलीजियस रिफॉर्म देयर कैन नॉट बी सोशल रिफॉर्म। इनका यह मानना था कि अगर समाज में कोई चीज का अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपने धर्म में सुधार करना होगा, ठीक है।
अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो वो रिचुअल्स ज़्यादा करते थे, ठीक है, जैसे कि दान देना, दक्षिणा देना, ठीक है, काउ मिल्चिंग। अभी भी अगर किसी किसी छोटे छोटे गांव में देखा जाता है कि पशुओं का वो चढ़ावा कहते हैं, उसको चढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसे कि बकरी हो गई या खसी मतलब गोट हो गए, ठीक है, इनको दान दिया जाता है। तो ये इनका ये मानना था कि ये जो रिचुअल्स होते हैं ये डिस्ट्रॉइंग ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने धर्म को सुधारना होगा, हमें अपने रिलीजन को सुधारना होगा। और ये जितने भी रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, ये एक वर्ग को एक एडवांटेज देता है, जैसे कि रिचुअल्स जितने भी दिए जाते हैं ज्यादा करके वो ब्राह्मणों को दिए जाते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणों के लिए ये उनका एक एज बन जाता है, उनके आगे बढ़ने का एक तरीका हो जाता है कि वो नीचे जितने भी लोग हैं उनसे उनको ऊपर माना जाता है। लेकिन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स क्या कहते थे कि सबको इक्वल लेकर को चला जाए, ठीक है, ये इनका ये था। और मुसलमानों में देखा जाए तो हलाला, ठीक है, तो ये हलाला ये टॉपिक हो गया, उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये इनका कि पहले रिलीजियस को सुधारेंगे, उसके बाद ही हम समाज में कोई सुधार लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इंप्रूवमेंट इन रिलीजन, ठीक है, ये हो गया। अब रेशनैलिटी सबसे बड़ा इसमें जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो था रेशनैलिटी एंड रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। रेशनैलिटी का मतलब होता है कि कोई भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो उसको रीजन के हिसाब से, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको पहले हम सोचेंगे कि ये रीजन से कि यह क्या हम ये सही कर रहे हैं, क्या ये काम हमें करना जरूरी है, ठीक है, क्या ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है, ये रेशनैलिटी। तो इसका जो सबसे बड़ा प्रोपाउंडर थे वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। फिर रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय साहब, फिर केशव चंद्र सेन साहब करते हैं, फिर सर सैयद अहमद खान भी बात करते हैं रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। इनका ये कहना था कि रिलीजन जो भी है, ठीक है, या तो बुद्धिज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या सिख हो या इस्लाम हो या हिंदुइज्म है, इनको फॉलो करने वाले लोगों ने अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना अपना नाम दे दिया है, ठीक है। इनका ये कहना था वासुदेवा कुटुंबकम, ऑल रिलीजन्स आर सेम, ठीक है। तो इनमें कौन कौन आ जाएंगे, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, फिर उसके बाद केसी सेन, फिर सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इसमें इंप्रूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट में ये बात छूट गई थी कि इसमें एक ये भी था आइडोलेट्री वर्शिप, ठीक है, मूर्तियों का पूजा करना, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय साहब मूर्तियों को पूजा करने के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। ये कहते थे कि अगर भगवान है, ठीक है, तो भी उनको पूजा करने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो और भी नहीं है। इनका यह मानना था कि भगवान को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसका पार्ट 2 जो है, कल जो सोशल रिफॉर्मर्स जो होंगे उनके जो ज्यादा जरूरी है और एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके पार्ट 2। तब तक जय हिंद, जय भारत।